हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं ब्लड के बारे में कंप्लीट नॉलेज। ब्लड क्या है? सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्लड यानी खून। कुछ लोग खून कहते हैं, कुछ लोग लहू कहते हैं, कुछ लोग रक्त कहते हैं। तो इसके ब्लड, रक्त, लहू, खून, कुछ भी बोलिए, बात वही होगी। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि खून का जो अध्ययन होता है, मतलब खून के बारे में जब स्टडी की जाती है उसको क्या कहते हैं। तो हम लोग ब्लड के अध्ययन को सोरोलॉजी या हेमेटोलॉजी बोलते हैं। ब्लड के अध्ययन को याद रखिएगा। यहाँ पे जो भी स्लाइड लिखी गई है इसमें एक भी फालतू की चीज़ नहीं है, सब इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठिए। कुछ चीज़ें जो इसमें नहीं हैं हम बताएंगे, उसको आपको नोट करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ब्लड के अध्ययन को क्या बोलते हैं? सोरोलॉजी या हेमेटोलॉजी। ब्लड के अध्ययन को सोरोलॉजी या हेमेटोलॉजी। या ब्लड हमारा क्या है? ब्लड एक संयोजी ऊतक है। संयोजी माने होता है गाढ़ा। संयोजी मतलब गाढ़ा। गाढ़ा जैसे दूध होता है, दूध गाढ़ा होता है, उसमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं। सेम वैसे ही हमारा ब्लड क्या है? ब्लड एक गाढ़ा ऊतक है। ऊतक यानी टिश्यू। इसका पीएच मान कितना होता है? पीएच माने पावर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब इसका पीएच मान होता है 7.4। 7 पे उदासीन होता है, 7.4 है, यानी कि हमारा जो ब्लड होता है वह क्षारीय होता है। अम्लीय जो होता है वो खट्टा होता है, क्षारीय जो होता है वो कड़वा होता है। अब आइए देखते हैं एचबी यानी हीमोग्लोबिन। ब्लड जो है मेल में 14 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, पुरुषों में 14 ग्राम पर डेसीलीटर होता है और फीमेल में 13 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। अच्छा, जब किसी का ब्लड का रिपोर्ट आता है, खून जांच की रिपोर्ट आती है, तो उसमें ये चीज़ लिखा होता है, मेल का इतना और फीमेल का इतना। और एक चीज़ और बता दें, मेल में महिलाओं की अपेक्षा आधा लीटर खून अधिक होता है। अगर मेल में 5 लीटर खून है तो महिला में 4.5 लीटर होगा। अगर फीमेल में 5 लीटर है तो पुरुष में 5.5 लीटर खून होता है। और उसके आगे देखते हैं, उसके आगे यानी कि अच्छा, और एक चीज़ और, एक व्यक्ति के शरीर में कितना लीटर खून हो सकता है? कितना लीटर खून हो सकता है? एक व्यक्ति के शरीर में उसके भार का 7% यानी 7%। उसके भार का कितना परसेंट? 7%। अगर वो 100 किलो का है तो इसका 7% का मतलब उसमें कितना लीटर खून होगा? 7 लीटर खून होगा। तो यानी कि एक व्यक्ति में उसके वज़न का लगभग 7% ब्लड पाया जाता है। 7% यानी 7%। ठीक, अब आगे देखते हैं एचबी यानी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा ब्लड लाल होता है। अच्छा, अब इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है या बनता कहाँ है? या 2 जगह बनता है। रक्त का निर्माण 2 जगह होता है, जब बच्चा पेट में होता है, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब, और एक भ्रूण अवस्था, यानी जब भ्रूण अवस्था उसे कहते हैं जब बच्चा माँ के पेट में होता है, उसे भ्रूण अवस्था कहते हैं। वयस्क अवस्था जब वह बाहर जन्म लेके 17-18 साल का हो जाता है तो उसको वयस्क अवस्था कहते हैं। वयस्क अवस्था में ब्लड जो है हड्डियों के बीच में बनता है, हड्डियों के बीच में बनता है, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बोन मैरो। बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में बनता है। हिंदी में क्या बोलें? अस्थि मज्जा। और भ्रूण अवस्था में जब माँ के पेट में होता है तो मीसोडर्म यानी लीवर में बनता है। कहाँ बनता है? लीवर में। मीसोडर्म यानी लीवर में बनता है। और वयस्क अवस्था में कहाँ? बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में। कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में। इसको आप नोट कर लीजिए। ब्लड का निर्माण 2 जगह होता है और 2 अवस्थाओं में। और इसके बाद ब्लड हमारा शरीर में कहीं तो स्टोर होता होगा।
जब ब्लड को, जब शरीर से जैसे कहीं चोट लग जाती है, कुछ हो जाता है, तो हमारा बहुत सारा खून बह जाता है। तो उस खून को मेंटेन करने के लिए तो हमारे शरीर में कहीं तो ऐसा भाग होगा जहाँ पे खून एक्स्ट्रा रखा रहता होगा, ताकि जब हमारे शरीर में खून की कमी हो तो हम वहाँ से ले सकें। तो स्टोर ब्लड हमारा कहाँ स्टोर होता है? स्प्लीन यानी प्लीहा में। प्लीहा में या स्प्लीन कहाँ होता है? हमारे बाईं ओर होता है, बाईं ओर किडनी के नीचे, हमारे बाईं ओर किडनी के नीचे होता है क्या? स्प्लीन। स्प्लीन हमारा यहीं पे ब्लड स्टोर होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक बोलते हैं। मनुष्य के शरीर का क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक बोलते हैं। और यह मतलब मलेरिया, अच्छा एक जब टाइफाइड और मलेरिया का नाम आप सुने होंगे। जब मलेरिया रोग होता है, तो जब मलेरिया बुखार होता है, तो उसके जो वायरस होते हैं इसी स्प्लीन को ही डैमेज कर देते हैं, इसी पे अटैक कर देते हैं। स्प्लीन यानी प्लीहा पे ही अटैक कर देते हैं। सोच लीजिए अगर आपके मार्केट का या आपके गांव का, आपके शहर का बैंकों में लूटा जाएगा तो क्या होगा? तो सेम बात है। तो इसीलिए मलेरिया सबसे ज़्यादा खतरनाक बुखार होता है। अगर किसी को है तो उसका बहुत जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपके ब्लड बैंक को ही ख़त्म कर देता है, सबसे प्रभावित करता है ब्लड बैंक को। कौन? तो पूछता है कि मलेरिया रोग में हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो क्या क्या बोलेंगे? स्प्लीन यानी प्लीहा। इसी को हम क्या कहते हैं? ब्लड बैंक कहते हैं। और एक चीज़ और, इसी को आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं, आगे इसको बताएंगे। रक्त परिसंचरण, अच्छा एक चीज़ और, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज कौन किया था? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे। अच्छा अब आते हैं ब्लड, मेन ब्लड में। इतनी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं अपने कॉपी में। और आता है ब्लड। ब्लड में हमारे खून में दो पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं। अब कौन कौन से भाग होते हैं? एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रुधिराणु। क्या होता है? एक होता है प्लाज्मा, एक होता है रुधिराणु। हमारे ब्लड का 55 से 60% भाग प्लाज्मा होता है और हमारे ब्लड का 40 से 45% भाग क्या होता है? रुधिराणु, जिसको ब्लड कार्पल्स कहते हैं। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? ब्लड कार्पल्स कहते हैं। चलिए अब ब्लड में दो पार्ट हमने कर लिया। अब पहले देखते हैं प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है। प्लाज्मा यानी गाढ़ा, प्लाज्मा गाढ़ा होता है। अब देखिए प्लाज्मा में दो प्रोटीन पाए जाते हैं। प्लाज्मा में, हमारे प्लाज्मा में कितने प्रोटीन? दो प्रोटीन। एक का नाम है प्रोथ्रोम्बिन, एक का नाम है फाइब्रिनोजिन। पूछता है प्लाज्मा में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो दो, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन। अच्छा प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजिन, इसका फंक्शन हम आगे समझेंगे जब ब्लड क्लॉटिंग पढ़ेंगे तब। ब्लड क्लॉटिंग मतलब खून का थक्का कैसे बनता है, उसमें इन लोगों का रोल है। और एक चीज़ पूछता है सीरम क्या होता है? सीरम क्या होता है? सीरम ओ होता है। सीरम जो होता है हल्का पीला होता है, पीला द्रव होता है। अब अगर प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजिन निकाल लेंगे, प्लाज्मा में से अगर फाइब्रिनोजिन प्रोटीन को निकाल देंगे तो जो बचेगा वही क्या कहलाएगा? सीरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है कि सीरम किसे कहते हैं? जब हम प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजिन को निकाल देते हैं तब उसे हम क्या कहते हैं? सीरम। अब आते हैं रुधिराणु यानी ब्लड कार्पल्स। ब्लड कार्पल्स, प्लाज्मा हम देख लिए, अब देखते हैं रुधिराणु, ब्लड कार्पल्स। ब्लड कार्पल्स क्या है? ब्लड कार्पल्स यानी रुधिराणु में तीन चीज़ें होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल, और डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल। और प्लेटलेट इसको हिंदी में बिम्बाणु बोलते हैं। ठीक, प्लेटलेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? बिम्बाणु। इसको हिंदी में रेड माने लाल रक्त कणिका, इसको वाइट ब्लड सेल यानी कि सफ़ेद रक्त कणिका, और इसको बिम्बाणु बोलते हैं। अब सबसे पहले हम लोग किसको समझेंगे? आरबीसी। आरबीसी क्या होता है? आरबीसी रेड ब्लड सेल। आरबीसी जो होता है
उसका जीवन काल कितना दिन होता है? 120 दिन। हमारे ब्लड में जो आरबीसी पाया जाता है उसका जीवन काल कितना दिन होता है? 120 दिन के बाद ये आरबीसी मर जाते हैं। और ये आरबीसी हमारे शरीर में कितना होता है? 50 लाख, यानी 5 मिलियन होता है, लगभग 50 लाख होता है। अब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लगभग 50 लाख होता है। अच्छा, आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? स्प्लीन यानी प्लीहा में। यह जो है, जब आरबीसी की मृत्यु हो जाती है तो यह स्प्लीन यानी प्लीहा में जाके जमा हो जाता है। अच्छा, एचबी जिसके कारण हीमोग्लोबिन, एचबी को हम क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन। एचबी में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। एचबी में क्या पाया जाता है? आयरन। तो गर्भवती महिलाओं को देखते होंगे, उनको खून की एनीमिया मतलब खून की कमी हो जाती है, जिसमें उन्हें डॉक्टर क्या देता है? यफी यानी आयरन की गोली देता है खाने के लिए। अच्छा, और आगे देखते हैं, रुधिराणु का या पूरे ब्लड कार्पल्स का 95% भाग क्या होता है? आरबीसी होता है। पूरे रुधिराणु का कितने? 95% क्या होता है? आरबीसी। यानी कि हमारे ब्लड में जो रुधिराणु यानी ब्लड कार्पल्स हैं उसमें 95% भाग क्या होता है? रुधिराणु होता है। अच्छा, इसमें पूछता है कि इसमें केंद्रक पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? तो इसमें न्यूक्लियस यानी केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है और लाइसोसोम भी नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम भी नहीं पाया जाता। अच्छा, आरबीसी का आकार कैसा होता है? आरबीसी का आकार होता है गोल होता है। आरबीसी का आकार कैसा होता है? गोल होता है और बीच में चिपटा हुआ होता है। बीच में कैसा? गोल होता है और बीच में चपटा होता है। पूछता है कि आरबीसी का आकार कैसा होता है। और एक चीज़ और समझेंगे, जब हम कभी ऊंचाई पे चढ़ते हैं, पर्वत पे चढ़ते हैं, तो आरबीसी बढ़ने लगता है। आरबीसी ऊंचाई पे जाने पे आरबीसी बढ़ने लगता है, यानी ज़्यादा होने लगता है। जब हम कहीं अंदर जाते हैं तो आरबीसी का मान घटने लगता है, हमारे ब्लड सेल। अच्छा, आरबीसी की कमी को ही हम लोग, आरबीसी की अगर किसी में कमी हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? एनीमिया। यानी कि कहने का मतलब ब्लड की कमी को हम क्या कहते हैं? एनीमिया। ब्लड की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। यह महिलाओं में सबसे ज़्यादा होता है, महिलाओं में। और गर्भवती महिलाओं में तो 90% गर्भवती महिलाओं में आरबीसी एचबी यानी हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, इसीलिए एनीमिया रोग का शिकार हो जाती हैं। पुरुषों की अपेक्षा पहले भी आधा लीटर महिलाओं में खून कम होता है, ऊपर से प्रेगनेंसी के दौरान इन लोगों का एनीमिया यानी खून की कमी हो जाती है। तो यानी खून की कमी को हम कौन सा रोग कहते हैं? एनीमिया रोग कहते हैं। चलिए अब आते हैं, अब हम एक चीज़ और, आरबीसी को एक दूसरे नाम से एरिथ्रोसाइट, आरबीसी को क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आरबीसी नहीं लिखेगा, रेड ब्लड सेल नहीं लिखेगा, केवल एरिथ्रोसाइट लिख देता है। तो इसीलिए आप इसका नाम भी जानते रहिए। आरबीसी का सेकेंड नेम क्या है? एरिथ्रोसाइट। अब इतना स्लाइड पूरा समझ में आ गया होगा। आइए अब इधर देखते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइड। डब्ल्यूबीसी का सेकेंड नाम क्या है? ल्यूकोसाइड। इसका लाइफ होता है 3 से 4 दिन, यानी यह 3 से 4 दिन ही जीवित रहता है। इसका काउंटिंग लगभग इसकी या लगभग हमारे शरीर में कितना होता है? लगभग 10,000 होता है, 10,000 के लगभग होता है। यही डब्ल्यूबीसी ही हमें बीमारियों से रक्षा प्रदान करता है। बीमारियों से रक्षा प्रदान कौन करता है? डब्ल्यूबीसी। इसके आगे देखते हैं, डब्ल्यूबीसी का आकार अनियमित होता है, मतलब इसका आकार कोई निश्चित नहीं होता है। ये कुछ भी मतलब कैसे भी आकार की हो सकती है, इसका आकार अनिश्चित होता है। अच्छा, अभी हमने बताया डब्ल्यूबीसी ही हमारे शरीर को रोगों से बचाता है। अब डब्ल्यूबीसी में पाया क्या क्या जाता है? डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है एंटीजन, एंटीबॉडी, मोनोसाइट और एक होता है लिम्फोसाइट। ठीक,
अब WBC में जो एंटीजन होता है, इसको एंटीजन 2 होते हैं, एक होता है A, एक होता है B, और एंटीबॉडी भी 2 होते हैं, A और B। एंटीजन को छोटे लेटर AB से दर्शाते हैं और एंटीबॉडी को बड़े लेटर A और कैपिटल B से दर्शाते हैं। अब इसका कार्य समझते हैं। एंटीजन क्या करता है? एंटीजन हमारे शरीर में BSF का काम करता है। BSF मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि जब भी कोई बीमारी का वायरस हमारे शरीर में अटैक करता है तो सबसे पहले उसे देखता कौन है? एंटीजन। जब एंटीजन देखता है तो तुरंत जाके किसको सूचित करता है? एंटीबॉडी को, कि एंटीबॉडी देखो हमारे एरिया में कोई दूसरा घुस रहा है जो हमारे बिरादरी का नहीं है। अब एंटीबॉडी क्या करता है? एंटीबॉडी आर्मी का काम करता है। अच्छा बताइए, आर्मी रह के क्या करेगी जब हथियार ही नहीं होगा? तो एंटीबॉडी जो होती है वो हमारी आर्मी होती है, हमारे ब्लड की आर्मी, WBC की आर्मी होती है। अब आर्मी तुरंत तैयार हो जाती है। अब कहती है कि भैया हथियार दो हमें, हम चलते हैं उनको मारते हैं। अब क्या होता है? एंटीबॉडी, इसके पास तो हथियार है नहीं, तो एंटीबॉडी और हथियार किसके पास होता है? लिम्फोसाइट के पास हथियार होता है, जिसको T सेल के नाम से जानते हैं। एंटीबॉडी का निर्माण एंटीबॉडी को भी बनाता है लिम्फोसाइट, और इसके पास क्या होता है? T सेल होता है T प्रकार, और जो मारने का काम करता है, वायरस को मारने का काम कौन करता है? T सेल ही मारता है। तो एंटीबॉडी इससे T सेल ले लेता है और तुरंत जाके उस वायरस को मार देता है। अब इसने एंटीजन ने देखा, एंटीबॉडी को बता दिया, एंटीबॉडी आया, इससे T सेल लिया और उसको मार के ख़त्म कर दिया। अब बताइए, मार के ख़त्म कर दिया तो जो वायरस मरे हैं वो आपके ब्लड में ही होंगे, तो आपके ब्लड में तो बहुत सारा कचरा हो गया। अब उसको साफ़ करने वाला भी कोई चाहिए, तो वही काम करता है कौन? आपके ब्लड में कचरे को साफ़ करने का काम करता है मोनोसाइट, यानी कि जितने भी वायरस होते हैं मरे हुए उनका भक्षण कर लेता है, यानी उनको खा जाता है। और एक क्वेश्चन और पूछता है, WBC में सबसे बड़ा क्या होता है? तो सबसे बड़ा हमारा होता है मोनोसाइट। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं प्लेटलेट, इसको थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। प्लेटलेट को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। ये क्या काम करता है? रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। जब भी हमारा कहीं कट जाता है तो हम लोग देखते हैं कि इससे थोड़ा सा दाब देते हैं, तो फिर उसके बाद हमारा वहाँ पे ब्लड जम जाता है। जब ब्लड जम जाता है तो अंदर से ब्लड बाहर आना बंद हो जाता है। प्लेटलेट का टाइम कितना होता है? लाइफ, जीवन काल 3 से 5 दिन, यानी 3, 4, 5 दिन, 3 से 5 दिन ये जीवित रहता है। अच्छा, जब यही प्लेटलेट डेंगू बीमारी में इसकी संख्या कम होने लगती है, डेंगू वाले जो वायरस होते हैं प्लेटलेट को ही खाना चालू कर देते हैं। अब बताइए, प्लेटलेट को खाना चालू कर दिए तो प्लेटलेट घटने लगता है। अब यही तो हमारे ब्लड को थक्का जमा रहा था। अब जब प्लेटलेट कम होने लगेगा तो आदमी सुस्त होने लगता है। सुस्त होने का मतलब जहाँ तहाँ भद्द से गिर जाएगा, बहुत ज़्यादा नींद आएगी, हमेशा सोने का ही मन करेगा, कुछ काम नहीं करेगा, पढ़ने बैठेगा तो सो जाएगा। तो प्लेटलेट डेंगू, तो इसीलिए अगर किसी को डेंगू हो जाता है तो सबसे पहले इस टेस्ट कराएं, मतलब किसी को डेंगू और बुखार है तो टेस्ट कराइए, उसका तुरंत ट्रीटमेंट कराइए। 20-21 दिन दवा खाने के बाद ये पूर्ण रूप से सही हो जाता है। अब ब्लड के बारे में इतना चीज़ जान लिए। अब ब्लड का कार्य क्या होता है? ब्लड का कार्य क्या होता है, यानी रक्त हमारे शरीर में काम कौन सा करता है? अब रक्त का काम है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी कि यह जो है जब हम लंग्स पढ़ाएंगे, फेफड़ा, उसमें बताएंगे कैसे परिवहन करता है। ये जो है हमारे फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है
ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से लेके आता है, फेफड़े को दे देता है, और फेफड़ा जो हम लोग सांस लेते हैं उसमें O2 होता है यानी ऑक्सीजन होता है, उसको लेके चला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े को दे देता है, फिर हम सांस के माध्यम से उसे बाहर निकाल लेते हैं। अच्छा, रक्त हमारा क्या उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन करता है, और रक्त जो है उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन करता है। उत्सर्जी माने खराब, उत्सर्जी माने खराब, जिनको उत्सर्जित माने बाहर करना है। शरीर में उत्सर्जी पदार्थ खराब पदार्थों का परिवहन करता है, माने अपने साथ लेके घूमता है, इनको निकालता नहीं, लेके घूमता है। तो जब यही उत्सर्जी पदार्थों खराब चीज़ों को अपने साथ लेके घूमता है तो किडनी उसे छान के अलग कर देता है, जिसको हम यूरिन के रूप में त्याग देते हैं। और ताप को नियंत्रित करता है। ब्लड हमारे टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, यानी कि हमारे शरीर में 37 डिग्री, हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे शरीर के 37 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन रखता है। क्या? ब्लड। ब्लड हमारे शरीर के टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन रखता है। अच्छा, डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में 98.4 या 6 ऐसे कुछ होता है। ठीक, इस फ़ारेनहाइट में बोलते हैं। अच्छा, कभी कभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहते हैं 102 डिग्री बुखार हुआ। अरे 102 डिग्री नहीं, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। 102 डिग्री होगा तो समझ जाइए 37 डिग्री इक्वल कितने के होता है 98.4 डिग्री में 37 डिग्री सेल्सियस होता है हमारे शरीर का टेम्परेचर, और फ़ारेनहाइट में 98.6 या 4 होता है। कुछ लोग कहते हैं 102 डिग्री बुखार। पहले पढ़िए फिर उसके बाद बोलिए। 102 डिग्री, 100 डिग्री पे पानी खौलने लगता है, पानी उबल जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। 102 डिग्री सेल्सियस मनुष्य का तापमान हो जाएगा तो क्या होगा, समझ जाइए। अब थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल के बारे में जान लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल होता है चिपचिपा पदार्थ। क्या होता है? चिपचिपा पदार्थ। चिपचिपा पदार्थ जब हमारे ब्लड में चिपचिपा पदार्थ ज़्यादा होने लगता है तो उसी को हम लोग कहते हैं कि हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो गई है। अच्छा, ये नुकसान क्या पहुंचाता है? जैसे हम लोग जब बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह वगैरह खाते हैं, जितना भी चाट चाउमीन बर्गर पिज़्ज़ा तेल वाला सामान, घी वाला सामान, तली भुनी चीज़ें जितना हम खाते हैं उससे हमें क्या मिलता है? कोलेस्ट्रॉल मिलता है। कोलेस्ट्रॉल यानी चिपचिपा पदार्थ। हमारे ब्लड में क्या आ जाता है? चिपचिपा पदार्थ आ जाता है। अब ये क्या काम करता है? जैसे आपके ब्लड की नसें हैं, इसमें खून दौड़ रहा है, इसमें खून दौड़ रहा है, तो जब आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो यही कोलेस्ट्रॉल जो है जब ब्लड के साथ बहेगा मिलके तो धीरे धीरे इसमें जमने लगता है, आपके नसों में जमने लगता है। नसें हमारी बहुत जगह से मुड़ी हुई हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ से मुड़ी है नस, तो अब यहाँ से आएगा तो यहाँ पे जमने लगेगा। यहाँ से मुड़ना है ना, तो यहाँ पे पहले टकराएगा तब न मुड़ेगा, तो पहले यहाँ पे आके ऐसे जमने लगता है, फिर ऐसे इधर भी जमने लगता है। अब बताइए, जहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक जाने का रास्ता था ब्लड को जाने का, अब कितना रास्ता मिल रहा है? और यही पे उसके बाद भी आप खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, तो एक बार ऐसा टाइम आएगा तो ये पूरा नस ही ब्लॉक हो जाएगा, ब्लड का बहना बंद हो जाएगा। और जब ब्लड का बहना बंद हो जाएगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा। हार्ट अटैक आ जाएगा तो आप जानते ही हैं, आदमी सीधे नीचे नहीं ऊपर पहुंच जाएगा। तो हमें लगता है कोलेस्ट्रॉल का मतलब आप समझ गए होंगे। कोलेस्ट्रॉल तेलीय चीज़ों को ज़्यादा खाने से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है। अब एक लिम्फ होता है, लिम्फ माने लसिका। लसिका क्या होता है? यह हल्का पीले रंग का हमारे ब्लड में ही होता है। अच्छा, आप लोग देखे होंगे जब किसी को चोट वोट लग जाता है तो उसके ऊपर एक पपड़ी जम जाता है। जब हम पपड़ी को उचाड़ देते हैं तो उस पे से पीला पीला हल्का हल्का पानी निकलता है, तो वही होता है हमारा लसिका। अब ये क्या काम करता है? ये घाव को भरने का काम करता है। इसी की वजह से हमारे जो चोट लगता है वो भर जाता है। और इसका क्या काम है? या ब्रेन को सिग्नल पहुंचाता है, ब्रेन को सिग्नल पहुंचाता है, हमारे दिमाग को ये लसिका जो है सिग्नल देता है। और एक बीमारी होती है पोलियो। पोलियो में यही
लसिका तंत्र ही हमारा ख़राब हो जाता है। जब लसिका तंत्र ख़राब हो जाएगा तो ब्रेन तक सिग्नल ही नहीं जाएगा, और जब ब्रेन तक सिग्नल नहीं जाएगा तो फिर समझ जाइए क्या होगा, उल्टा सीधा कुछ भी हो सकता है। तो हमें लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा।